आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन्स, जिसके अंदर मैं आपको प्रिपरेशंस और केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको आज करवाने वाला हूं। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रिपरेशन देखेंगे कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स को कैसे पढ़ा सकते हैं। 12th के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेंस और जेई नीट्स में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहले हम देख लेते हैं हेलो एल्केन किसे कहते हैं। अगर कोई कार्बन चेन है, ठीक है, जो एरोमेटिक नहीं है, उन्हें हम हेलो एल्केन्स कहते हैं। ठीक है, हेलो का मतलब होता है वो एक्स की वो वैल्यू जहाँ एक्स को अपन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लिख सकें। एक्स को हम क्या क्या लिखते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एक्स को हम हेलो बोलते हैं। ठीक है, जब ये किसी कार्बन चेन के साथ में जुड़ेंगे तो हम इनको क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन। मगर जब ये एरोमेटिक के साथ जुड़ेंगे, इसको हाँ एक तरीका और होता है लिखने का, आर एक्स। ठीक है, तो इस चीज़ का हम स्पेशल ध्यान रखेंगे। मगर जब ये एरीन्स के साथ जुड़ेंगे, जैसे ये एरोमेटिक ग्रुप है, ये बेंजीन है, मैंने इसके साथ हेलो एल्केन लगा दिया, हेलो ग्रुप लगा दिया, तो ये हेलो एरीन्स बन जाता है। हेलो एरीन्स को लिखने का जो शॉर्ट तरीका है वो है आर एक्स, ए आर एक्स। इस चीज़ का हम स्पेशल ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी प्रिपरेशन होती कैसे है। ठीक है, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है। देखिए, सबसे पहले प्रिपरेशन जो आती है वो अल्कोहल के लिए आएगी कि अगर मैं एक अल्कोहल ले लूँ, ठीक है, और उसकी रिएक्शन HCl से करवा दूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, जिसको हम लूकास कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? लूकास रिएजेंट। ठीक है, ये लूकास रिएजेंट है। और हमें देखो क्या मिलेगा, हमें कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ ये करना है कि H जो पॉजिटिव होता है, Cl जो नेगेटिव होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, यहाँ एक डायपोल बनता है। तो डायपोल के बारे में आप सुनिए। भाई, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन, तो ऑक्सीजन इस कार्बन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से वो डेल्टा नेगेटिव और कार्बन डेल्टा पॉजिटिव बन जाता है। तो होता क्या है कि ये जो पॉजिटिव कार्बन है, ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन की ओर अट्रैक्ट होता है, और ये क्लोरीन है जो नेगेटिव है, वो डेल्टा पॉजिटिव कार्बन की ओर अट्रैक्शन करता है, जिसकी वजह से सीधा सीधा हमें क्या बॉन्ड मिलता है? RC। ये मिल जाएगा Cl, और यहाँ देखिए आप ये अस्थाई सही। यहाँ ऑक्सीजन के दो लोन पेयर थे, हाइड्रोजन ने एक लोन पेयर पे अटैक करके बॉन्ड बना लिया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कहाँ चला गया? हाइड्रोजन के पास में, यहाँ चला गया। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए ऑक्सीजन क्या करेगा? अपना जो डायपोल वाला बॉन्ड है उसको तोड़ देगा। डायपोल वाला बॉन्ड ही तोड़ा जाता है, पुराना या नया बॉन्ड नहीं तोड़ा जाता। कहते हैं ना पुराना बॉन्ड तोड़ना है, नहीं, जो डायपोल जहाँ बना हुआ होता है वही बॉन्ड हम तोड़ते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हम डायपोल मान रहे थे। तो हमने यही बॉन्ड तोड़ा है। क्या होगा कि यहाँ से बन जाएगा RCCl। ठीक है, ये लूकास रिएजेंट था। लूकास रिएजेंट में हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है कि भाई हम डिग्री फाइंड कर सकते हैं अल्कोहल की, कौन सी डिग्री का अल्कोहल वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो 1 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट था, ये 1 डिग्री अल्कोहल था, तो हम बोल सकते हैं कि ये वेरी स्लो रिएक्शन होगी। आप मॉर्निंग में शुरू करेंगे, इवनिंग में जाके ख़त्म होगी। ये वेरी स्लो, इतनी स्लो होती है, ये इतनी ज़्यादा स्लो होती है कि आप मॉर्निंग में शुरू करेंगे और इवनिंग में जाके ख़त्म होगी। ठीक है, तो ये 1 डिग्री फाइंड करना, 1 डिग्री अल्कोहल फाइंड करने का एक तरीका था। 2 डिग्री कैसे फाइंड करते हैं भाई? 2 डिग्री में भी अपन क्या करते हैं, यही रिएजेंट डाल देंगे, सेम टाइप से मैं रिएक्शन करवाऊंगा। ठीक है, और HCl मैंने डाल दिया, और यहाँ ZnCl2 डालता हूँ, तो मुझे कंपाउंड क्या मिलेगा? RCCCl मिल जाएगा, प्लस मिलेगा H2O, यहाँ -H2O। ठीक है, ये मिल जाता है मेरे को। ठीक, ये रिएक्शन क्या कब होती है? 5 मिनट में रिएक्शन हो जाती है। कितने मिनट में हो जाएगी? 5 मिनट में ये रिएक्शन हो जाती है। यानी कि अभी अपन ने इसको डाला है, थोड़ा सा शेक करना पड़ेगा, शेक करते ही 5 मिनट बाद ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं समझ जाऊंगा कि रिएक्शन जो अल्कोहल है मेरा वो 2 डिग्री है। मगर जब मैं अल्कोहल लेता हूँ 3 डिग्री, ठीक है, ये मैंने 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया, इसको थोड़ा ढंग से बना लेते हैं। ये मैंने 3 डिग्री अल्कोहल लिया,
OH डाला प्लस इसमें HCl डालूंगा और डालूंगा ZnCl2। ठीक है, डालते ही जैसे ही HCl और ZnCl2 डालूंगा वैसे ही टर्बुडिटी फॉर्म होने लग जाएगी। जैसे कोल्ड ड्रिंक जब बोतल खोलती है तो उसमें बबल्स निकलते हैं, वैसे टर्बुडिटी इसमें स्टार्ट हो जाएगी और रिएक्शन होना स्टार्ट हो चुकी होगी और हमें मिल जाएगा कि भाई ये जो अल्कोहल था वो कौन सा अल्कोहल था, ये 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल ने क्यों फास्ट रिएक्शन करी? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी थी वो ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू 2 डिग्री और 3 डिग्री, इसलिए जल्दी रिएक्शन करता है। इसमें कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है, इसलिए बहुत जल्दी रिएक्शन करेगा। तो मैं बोल सकता हूँ 3 डिग्री अल्कोहल गिव्स ग्रेटर रिएक्शन एज कम्पेयर टू 2 डिग्री एंड 2 डिग्री गिव्स ग्रेटर रिएक्शन एज कम्पेयर टू 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये एक रिएक्शन थी छोटी सी, इनसे हम हैलाइड्स बना सकते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हैलाइड्स हम यहाँ पे बना चुके हैं। ठीक, अब अगर मेरे को HBr बनाना हो, HI बनाना हो तो मैं क्या करूँगा? देखिए, अगर मेरे को क्या करना है, HBr बनाना है तो मेरे को Br लगाना है तो मैं अल्कोहल ही लेता हूँ और HBr की रिएक्शन में कराता हूँ H2SO4 कंसनट्रेटेड से। किससे कराऊंगा? कंसनट्रेटेड से कराऊंगा तो मुझे सीधा सा वही वैसे ही रिएक्शन मिलेगी जैसे पहले मिलती आई थी। ठीक है, C जैसे मैंने पहले कराई थी, पॉजिटिव को नेगेटिव के पास, नेगेटिव को पॉजिटिव के पास। देखो, इसको इसके पास ले गया, इसको मैं इसके पास ले गया, मुझे यहाँ Br मिल चुका है प्लस H2O मिल चुका है। ठीक है, एक रिएक्शन ये हुई। दूसरी रिएक्शन देखिए, अगर मेरे को HBr नहीं यूज़ करना, मेरे को अगर सिर्फ KBr यूज़ करना है, मैं KBr भी यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। जब KBr यूज़ करता हूँ तो मुझे वापस से वही चीज़ मिलती है, मगर एक डिफरेंट कंपाउंड के साथ, जिसको मैं बोलूँगा बेस। स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ मुझे अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, वैसी ही एक रिएक्शन मेरे पास होती है आयोडीन के लिए। ठीक है, मैं वहाँ पहले मैं HBr यूज़ कर रहा था, अब मैं HI यूज़ कर सकता हूँ, HI, मगर मेरे को एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज आयोडीन इसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो मैं यूज़ करता हूँ H3PO4। मैंने H3PO4 यूज़ किया तो मुझे मिलेगा यहाँ आयोडीन प्लस क्या मिल जाएगा, H2O। ठीक है, हाँ, इसी के साथ में जैसे मैंने KBr यूज़ किया हुआ था वैसे ही मैं KI भी यूज़ कर सकता हूँ, और जब KI यूज़ करूँगा तो मुझे मिलेगा CCI प्लस KOH अगेन। ठीक है, ये रिएक्शन हमें ध्यान रखने वाली रिएक्शन है। ठीक है, अब जो रिएक्शन आती है वो आती है कि हम PCl5 से कैसे रिएक्शन बना सकते हैं। PCl5, PCl3 और SOCl2। PCl3, PCl5 और SOCl2। देखो, जब फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से जब मैं रिएक्शन कराता हूँ तब कैसी रिएक्शन होगी। मैंने क्या किया, मैंने एक अल्कोहल लिया। ठीक है, याद रखने वाली रिएक्शन है, याद रखिएगा। सीधा सा बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन, या फिर बोलो बहुत ही इजी आंसर इसका निकल के आता है। ठीक है, मैंने PCl3 डाला तो आपको याद रखना है ये 3 कहाँ लिख देना है, एक 3 यहाँ लिखना है और एक 3 यहाँ लिखना है। ये 3 कहाँ कहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा और एक कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। मैं यहाँ लिख दूंगा CCCl। पहुँच गया, मैंने CCCl लिख दिया, प्लस में लिख दूंगा क्या, POH3, जिसको NCERT में लिखा गया है H3PO3। ठीक है, ये यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ये बाय प्रोडक्ट हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ये बाय प्रोडक्ट ही पूछा जाता है इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है, अगर मैं PCl5 से रिएक्शन कराऊँ तो PCl5 की क्या ट्रिक होगी, तो मैं यहाँ वापस से एक वही कंपाउंड लेता हूँ। मैंने अल्कोहल लिया, ठीक है, मैंने PCl5 से रिएक्शन कराई। PCl5 में क्या ट्रिक है कि एक तो मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा 5-2, मैं कर दूंगा 5-2। अब 2 में से एक Cl तो कहाँ जाएगा, इसके पास, और एक Cl जाएगा H के पास। एक Cl किसके पास जाता है, H के पास में, और एक Cl किसके पास जाता है, C के पास में। ये Cl है,
ठीक है। 5 - 2 यानी कि 3, और O किसके पास जाएगा, O जाएगा P के पास में, ठीक है। O किसके पास जाएगा, P के पास में। देखिए क्या बनता है, मेरे पास यहाँ ग्रुप बनता है CCCl, एक ग्रुप, एक Cl तो C के पास आना था, आ चुका है, ठीक है। एक Cl क्या बनना था, HCl बनना था, मैं यहाँ बना देता हूँ HCl, और एक Cl को क्या बनना था, SO2, सॉरी SO2 क्यों बनेगा, ये बन जाएगा क्या, PO डबल बॉन्ड O, सॉरी डबल बॉन्ड O, Cl और ये Cl, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से बन के आएगी। हाँ, इसकी एक रिएक्शन और होती है, वो कौन सी है, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ आपको। कौन सी रिएक्शन है वो, कि CCOH प्लस PCl3, सॉरी PCl5 में अगर मैं पायरिडीन डाल दूँ, क्या डाल दूँ, पायरिडीन, तो क्या होगा, मुझे कंपाउंड मिलेगा Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, नहीं मिलने वाला, ठीक है। HCl इसमें नहीं मिलने वाला है, एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है, इसमें HCl नहीं मिलेगा, जब जब पायरिडीन आएगा तब HCl नहीं मिलेगा। पायरिडीन का फॉर्मूला भी देख लीजिए, जस्ट बेंजीन के जैसा ही होता है, मगर जो उसका जो बॉटम पैरा होता है वहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, ये है। तो यहाँ इस नाइट्रोजन पे क्या होगा, HCl का H अटैक करेगा और बना लेगा H, और यहाँ बॉन्ड बनेगा H प्लस बन जाएगा, H प्लस बनते ही यहाँ Cl माइनस इस पर अटैक कर देगा और पैराडीन HCl को कंज्यूम कर चुका होगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक रिएक्शन क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है, ये ध्यान रखिएगा, पैराडीन जहाँ जहाँ आ रहा है वहीं आपको बोर्ड पकड़ सकता है, और बोर्ड JEE नीट वहीं आपको पकड़ती है, और कहीं जहाँ नहीं पकड़ पाती है इतना। देखिए दूसरी रिएक्शन देखिए, अगर मेरे पास इसी अल्कोहल के साथ में मैं SO2 की रिएक्शन करवा दूँ, किसकी रिएक्शन कराऊँ, SO2 की रिएक्शन करवाऊँ, तो SO2 की रिएक्शन में सॉरी SO2 नहीं, SOCl2 के साथ में जब रिएक्शन करवाता हूँ तो मुझे देखो क्या मिलता है, मुझे मिलता है CCCl प्लस SO2 प्लस HCl। अब ये सबसे बेस्ट रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है ये, बेस्ट टू बेस्ट। कैसे है बेस्ट टू बेस्ट, इसमें बाय प्रोडक्ट जो होते हैं SO2 और HCl, ये हमारे पास बचते ही नहीं है। ऐसी रिएक्शन जिसमें बाय प्रोडक्ट हमारे पास बचे ही नहीं, उन रिएक्शन को हम बेस्ट रिएक्शंस कहते हैं, क्योंकि हमें इनके फिल्ट्रेशन में, जैसे यहाँ बाय प्रोडक्ट KOH बचा हुआ है, यहाँ बाय प्रोडक्ट H3PO3 बचा हुआ है, यहाँ पे अपन को POCl3 मिल रहा है, ये बाय प्रोडक्ट को रिफाइन करने में, इनको सेपरेट करने में हमें बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, तो उनसे हम यहाँ बच जाते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद कौन सी रिएक्शन आती है हाँ, फ्री रेडिकल रिएक्शन, नाम लिखते चलिए, नोट डाउन करते चलिए। फ्री रेडिकल रिएक्शन में देखो क्या होता है कि जब मैं फ्री रेडिकल रिएक्शन करवाता हूँ तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे आपको एक क्लू देता हूँ। मैंने एक कंपाउंड लिया, हेलोजन कंपाउंड लिया, हेलोजन क्या है, एल्केन कंपाउंड लिया। एल्केन कंपाउंड की रिएक्शन Cl2 से मैं करवा रहा हूँ और H म्यू डाल रहा हूँ। ये जब H म्यू आएगा ना, ये H म्यू आपको इंडिकेट कर देगा कि फ्री रेडिकल होगी या नहीं होगी। ये H म्यू प्रेजेंट है तो फ्री रेडिकल है, H म्यू प्रेजेंट नहीं है तो फ्री रेडिकल नहीं है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये कुछ ऐसे कंपाउंड बनाएगा, C ये Cl प्लस C और Cl। NCERT ने तो आपको यहाँ तक दे रखा है और एक लैंग्वेज दिख दी है, इट गिव्स टू मैनी कंपाउंड्स। क्यों, फ्री रेडिकल जब होता है तो फ्री रेडिकल में क्या होता है कि आपको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और उसकी रिएक्टिवनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो जिससे मन करता है उससे रिएक्शन करना शुरू कर देगा। तो मुझे सिर्फ ये 2 कंपाउंड ही नहीं मिलते हैं, मुझे क्या क्या मिलना शुरू हो जाता है, मुझे कुछ ऐसा कंपाउंड भी मिल सकता है, ठीक है, मुझे ये कंपाउंड भी मिल सकता है। आई मीन टू से कि मुझे कोई सा भी कंपाउंड मिल सकता है। यहाँ पे प्लस मैं N लिख देता हूँ,
मेरे को n कंपाउंड्स मिल सकते हैं, मुझे कोई गारंटी नहीं है कितने कंपाउंड मिले। तो सबसे वर्स्ट रिएक्शन, ये सबसे बेस्ट रिएक्शन है और ये सबसे वर्स्ट रिएक्शन है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। फ्री रेडिकल रिएक्शन में हम सेपरेशन नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतनी प्रोडक्शन किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की, एक पर्टिकुलर कंपाउंड की हो ही नहीं पाती कि हम उनको क्या करें, सेपरेट कर सकें। तो यहाँ मल्टीपल ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं जो सेपरेशन से जो सेपरेट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इस रिएक्शन को करना प्रीफर ज़्यादातर नहीं करते हैं। एक होता है कि अगर हमें डाई हैलोजेंस बनाने हो तो हम कैसे बनाएं। डाई हैलोजन बनाने का एक, अगर विसिनल की बात करूं तो विसिनल बनाने का एक तरीका होता है कि हमारे पास एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, उसकी रिएक्शन में अगर Br2 से करवा देता हूँ, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो देखो ये क्या होता है, ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा किस में, Br लिया था ना अपन ने, तो ये Br और ये Br में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये Br और Br में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्हें कहते हैं विसिनल, इन्हें कहते हैं विसिनल। अगर ऐसा कोई कंपाउंड है, ठीक है, ठीक है, तो इन्हें कहते हैं जैम। ये होते हैं विक, विक से रिप्रेजेंट होते हैं ये विक, और ये जैम से रिप्रेजेंट होते हैं जैमिनल। जैमिनल और विसिनल, ये विसिनल है, दो पैरों पे होगा, जैमिनल एक पे ही दो पेड़ लगे हुए होंगे। ठीक है, जब एक ही फंक्शनल ग्रुप जब एक जैसा फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन पे लगा हुआ हो तो जैम बोलते हैं, और एडजेसेंट कार्बन पे लगे हुए हों तो उन्हें विक बोलते हैं, विसिनल बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक रिएक्शन समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैं मिटाने वाला हूँ मार्कोनी और एंटी मार्कोनी। पहले कंपाउंड मैं बना देता हूँ, उसके बाद अपन समझेंगे कि मार्कोनी क्या होता है, एंटी मार्कोनी क्या होता है। देखो मार्कोनी क्या कहता है, मार्कोनी जस्ट ओनली सेड कि भाई न्यूक्लियोफाइल एक नेगेटिव ग्रुप उस कार्बन पे या उस sp2 कार्बन पे लगाना है जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो। तो देखो जब भी डबल बॉन्ड आएगा तब हम उसके एडजेसेंट कार्बन को sp2 बोलेंगे। ये sp2 कार्बन है, हाँ है, ये sp2 कार्बन है, हाँ है। ठीक है, तो इस मैं कह रहा हूँ, या मैं नहीं कह रहा, मार्कोनी कह रहा है कि उस sp2 कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल लगाओ या नेगेटिव ग्रुप लगाओ जिसके पास में ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन अवेलेबल हो। तो मैंने जब इस कार्बन को पकड़ा और यहाँ से इधर गया और इस कार्बन को पकड़ के इधर जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ 1 और 2, तो इसके पास 2 कार्बन अवेलेबल हैं। मगर इस कार्बन के पास, इस sp2 कार्बन के पास सिर्फ 0 कार्बन अवेलेबल है। तो मैं न्यूक्लियोफाइल जो आएगा, जो नेगेटिव ग्रुप आएगा, उसको कहाँ लगाऊंगा, इस वाले कार्बन पे। ठीक है, ठीक, तो देखो जब मैं इसकी रिएक्शन HBr से करवाता हूँ, किससे करवाता हूँ, HBr से करवाता हूँ, तो Br नेगेटिव है और H पॉजिटिव है, तो मेरा न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ, ये हुआ मेरा न्यूक्लियोफाइल। ये कहाँ जाना प्रेफर करेगा, यहाँ जाना प्रेफर करेगा। मुझे कैसे मालूम चलेगा कि कब मार्कोनी लगाना है, कब एंटी मार्कोनी लगाना है, मुझे मालूम करना भी नहीं है। साफ साफ लिखा हुआ होगा कि एंटी मार्कोनी लगा दो या मार्कोनी लगा दो। जब ये एरो बिल्कुल खाली रखा हुआ हो, ठीक है, इसमें कुछ नहीं लिखा हो, या ज़्यादा ज़्यादा HBr, HI, HCl ये सब लिखे हुए हों, तो सिर्फ हमें क्या कर देना है, ये वाला ग्रुप मार्कोनी लगा देना है। हमने लगा दिया मार्कोनी, मैंने लगा दिया इसमें मार्कोनी। ये हो गया मार्कोनी का फंडा। ठीक है, एंटी मार्कोनी कैसे यूज़ करते हैं, देखो मैं सेम कंपाउंड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये sp2 कार्बन, ये भी sp2 कार्बन, मैंने HBr यूज़ किया, ऊपर भी HBr यूज़ किया हुआ है, नीचे भी HBr यूज़ किया हुआ है। यहाँ लिखा होगा परऑक्साइड, या H2O2। जब भी ऐसा कुछ लिखा हुआ आए HBr, HCl, HI के साथ में, तब हमें क्या करना है, एंटी मार्कोनी लगाना है। क्या लगाना है, एंटी मार्कोनी। ठीक है, तो हम एंटी मार्कोनी यहाँ लगा देते हैं, और ये कम कार्बन की साइड में, यानी कि उल्टा काम करता है। जैसे मार्कोनी काम करता था सीधे की ओर कि भाई जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो वहाँ पे आप न्यूक्लियोफाइल लगाइए। ये कहता है कि जहाँ कम नंबर ऑफ कार्बन हो वहीं पे आप न्यूक्लियोफाइल लगाइए। तो यहाँ कम नंबर ऑफ कार्बन थे, 0, अपन ने ऊपर देख ही लिया है, तो मैंने न्यूक्लियोफाइल कहाँ लगाया है, यहाँ लगाया है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रिएक्शन, एक प्रिपरेशन की एक और रिएक्शन। आई होप आपको मार्कोनी का रूल और एंटी मार्कोनी का रूल समझ में आ गया होगा।
कब लगाना होता है मार्कोनी? जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ हो या पेरोक्साइड वरोक्साइड कुछ ना लिखा हुआ हो तो हम मार्कोनी लगाते हैं। जब ऐसा कुछ लिखा हुआ हो पेरोक्साइड या H2O2 HBr HI HCl के साथ में, तब हम क्या करते हैं, एंटी मार्कोनी का यूज़ यहाँ करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक रिएक्शन आती है फिल्केनस्टीन रिएक्शन। फिल्केनस्टीन रिएक्शन देखो कैसी होती है, इसको मैं एक बार मिटा दूं। नाम लिखते चलिएगा, मैं टाइम नहीं लगाना, मैं टाइम लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, आप नाम सुनते रहिए। फिल्केनस्टीन रिएक्शन। फिल्केनस्टीन रिएक्शन में देखो क्या होता है कि मैं यहाँ पे एक RCBr ये लगा हुआ है, या मान लीजिए Cl लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? Cl। मेरे को Cl पसंद नहीं आ रहा, मेरे को तो आयोडीन चाहिए। ठीक है, तो मैंने NaI से इसकी रिएक्शन करवा दी। जब NaI से रिएक्शन कराऊंगा तो इसमें एक चीज़ और डालूंगा, एसीटोन। क्या डाल दिया मैंने? एसीटोन। तो मुझे देखो वही प्लस माइनस वाली रिएक्शन है, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो मैं प्लस को ले जाता हूँ माइनस के पास में और माइनस को ले जाता हूँ प्लस के पास में, मैं ले गया। ठीक है, तो देखो पहले मैं इसको बना देता हूँ, है ना। ये क्या बना? RCI प्लस ये क्या बन जाएगा? NaCl। NaCl बनता है यहाँ PPT, क्योंकि ये होता है कोवलेंट। ये क्या है? ये कोवलेंट है। कोवलेंट होने की वजह से, ये कोवलेंट होने की वजह से NaCl जो आयनिक है उसको डिसॉल्व नहीं होने देता, उसको डिसॉल्व नहीं होने देता। और नमक की PPT और सॉल्ट की PPT क्या होती है? नीचे बैठ जाती है, वो रिएक्शन नहीं कर पाती नए वाले मॉलिक्यूल के साथ में। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें एक एडवांटेज मिल जाती है, इसीलिए इस रिएक्शन को फिल्केनस्टीन कहते हैं। और अगर दूसरा नाम लूँ तो इस रिएक्शन का जो नाम होता है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहलाती है। एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन और मेरे को ध्यान आ रही है, स्वाट। अभी तक हमने फ्लोरीन नहीं बनाया ना, फ्लोरीन कंपाउंड्स नहीं बनाया, तो फ्लोरीन कंपाउंड बना लेते हैं। स्वाट रिएक्शन है ये। स्वाट रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है कि मेरे पास मान लो कि ये ब्रोमीन कंपाउंड था। ठीक है, तो मैं इसकी HBr से रिएक्शन करवा दूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा हीट मिलेगी, कंपाउंड बन जाएगा, है ना। HF से जब रिएक्शन कराऊंगा तो मेरे को Br की जगह फ्लोरीन मिल जाएगा, मगर हीट बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो इस हीट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, मेटल फ्लोराइड का यूज़ लेते हैं। हमने क्या किया, सेम कंपाउंड लिया, ठीक है, और यहाँ ले लिया AgF। जब हम AgF लेते हैं तो यहाँ मिलता है हमें RCF प्लस AgBr। और अनफॉर्चुनेटली मैंने वही ऊपर वाला ही काम किया हुआ है यहाँ पे, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस, प्लस को माइनस के पास ले गया और माइनस को प्लस के पास ले गया। दैट्स इट। आप जानते हो क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये फिल्केनस्टीन रिएक्शन है, हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज के अंदर ये भी आती है। ठीक है, यहाँ पे भी हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है। ये फिल्केनस्टीन है, ये स्वाट रिएक्शन है। दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आती है हंसडीकर रिएक्शन है वो। हंसडीकर रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है कि मैं एक एसिड सॉल्ट लेता हूँ, RCCOOAg। ठीक है, मैं इसकी रिएक्शन किससे कराऊँ? इसकी रिएक्शन होती है HF से, Br2 से। इसकी रिएक्शन Br2 से होगी तो देखिए क्या बनेगा। अब देखिए यहाँ माइनस और माइनस में मान लेता हूँ, ठीक है, एक को प्लस मान लेता हूँ, एक को माइनस मान लेता हूँ, Br2 है, हो गया। अब देखो ये तो प्लस था ना और ये ऑक्सीजन माइनस था, तो ये प्लस कहाँ चल जाता है? माइनस वाले के पास, और प्लस वाला कहाँ चल जाता है? माइनस वाले के पास। तो देखो क्या मिलेगा कि सॉरी ये नहीं मिलेगा मेरे को, यहाँ मिलेगा मेरे को क्या? RCBr, है ना। यहाँ एक चीज़ देखनी पड़ेगी, यहाँ ये प्लस नहीं खिलाएगा, क्यों? ऑर्गेनिक का रूल है, यहाँ ये प्लस कहलाएगा। क्या रूल है ये देखिए, अगर आपको स्टेबल स्टेट मिल रही है, अगर आपको स्टेबल स्टेट मिल रही है तो आप उस स्टेबल स्टेट को गेन कर लोगे। कैसे कर लोगे? देखो COO, तो COO को या CO2 नहीं बना सकता क्या? अगर वो तो चाहता है बनना,
उसको तो मौका चाहिए, मौका, उसको मौका मिला और वो निकल जाएगा CO2 बन के। कैसे? देखो CO2 का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका भी कुछ ऐसा ही होता है, O नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो इसको तो क्या है कि यहाँ जाना ही जाना है, पॉजिटिव भी नहीं मानूंगा तो ये डेल्टा पॉजिटिव है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा इजीली, और CO2 बना के मानेगा। इसीलिए क्या होता है यहाँ पे हमें, यहाँ हमें CO2 मिलता है, प्लस मिलेगा CO2 प्लस मैंने आपको कहा था कि AgBr के पास में जा रहा है, तो यहाँ मिल जाएगा मुझे AgBr। तो यहाँ हमारी हेलो एल्कीन्स की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करेंगे हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन की, ठीक है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। हेलो एल्कीन्स की प्रिपरेशन हो चुकी है, हेलो एरीन्स अब बाकी है। तो हेलो एरीन्स की बारी आ गई है, तो हम देखते हैं हेलो एरीन्स बनता कैसे है। सबसे पहली बात है कि ये हो बन कैसा रहा है। पहला कंपाउंड जो हम बनाते हैं वो बेंजीन से बनाते हैं। क्या लेते हैं? ढेर सारा Cl2 लेते हैं एक्सेस में, ठीक है, और उसके साथ हम आयरन यूज़ करते हैं और कर देते हैं कमरे को बंद, डार्क। कमरे की लाइटें वाइटें सब बंद कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल अंधेरा कर देंगे। और हमें क्या मिलना शुरू हो जाएगा? हमें मिलना शुरू हो जाएगा क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन, है ना। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, यहाँ क्लोरीन यूज़ करते हैं इसलिए क्लोरोबेंजीन हमें मिलना शुरू हो गया। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ मैं बात करता हूँ एक बेंजीन की बात कर रहा हूँ, और यहाँ Cl2 प्लस FeCl3 की अगर रिएक्शन करवा दूँ मैं, तो भी मुझे क्या मिलना शुरू हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये क्लोरोबेंजीन मुझे मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास टोलीन रखा हुआ है, टोलवीन है, CH3, ठीक है, इसकी रिएक्शन में Cl2 प्लस AlCl3 से करवा दूँ तो भी मुझे कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा। याद रखिएगा इस कंपाउंड को, जब चैप्टर का एंड आएगा तब बहुत काम का है ये बनेगा टॉपिक, और मुझे समझाने में भी हेल्प होगी। CH3 और ये Cl, यहाँ ऑर्थो और पैरा पोजीशन में मिलते हैं। जब भी ऐसा कोई कंपाउंड आएगा और ऐसी कोई रिएक्शन होगी, ये फिडलक्राफ्ट रिएक्शन है, क्लोरीनेशन, और ऐसी रिएक्शन होगी तो हमें ऐसे इस तरह के कंपाउंड देखने को अवेलेबल होंगे, ठीक है। इसके बाद जो प्रिपरेशन मेथड आता है हेलो एरीन्स का, ठीक है, वो आता है डायज़ोनियम की हेल्प से। वो डायज़ोनियम की हेल्प से कैसे बन रहा है वो हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। देखिए डायज़ोनियम कैसे बनाया जाता है। मैंने क्या किया, मैंने एनिलीन उठा लिया, NH2, ठीक है। मैंने जब एनिलीन को उठाया तो मैंने उसमें डाल दिया क्या? HNO2 प्लस NaOH प्लस HCl, मैंने ये डाल दिया। जब मैंने ये डाला, देखो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलेगा यहाँ N2Cl माइनस और ये प्लस, ठीक है। अब इसकी ट्रिक सुन लो। डायज़ोनियम की क्या ट्रिक है? डायज़ोनियम की सीधी सिंपल सी ट्रिक है कि N2Cl माइनस हटाओ और न्यूक्लियोफाइल लगा दो। N2Cl माइनस हटाओ और न्यूक्लियोफाइल लगा दो, ठीक है। तो कैसे हटाना है, कैसे लगाना है वो देखो। टॉपिक का नाम लिखोगे सैंडमेयर्स रिएक्शन। क्या नाम लिखोगे? सैंडमेयर रिएक्शन, जिसमें आप N2Cl माइनस डायज़ोनियम का यूज़ कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो? Cu2X2। अब आपको मालूम है ना कि हैलाइड तो नेगेटिव होता है, हैलाइड तो नेगेटिव होता है, तो यहाँ मेरे पास नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल कौन है? न्यूक्लियोफाइल है X माइनस। कौन है? X माइनस। न्यूक्लियोफाइल कौन है आपके पास? X माइनस। तो आपने न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करवाओगे तो आपको ये क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा क्या? N2Cl माइनस हटा के, N2Cl माइनस हटा के यहाँ मिल जाएगा Cl, ठीक है। ये बन चुका है आपको Cl, ये सैंडमेयर रिएक्शन से मिला है, ठीक है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि N2 तो निकलेगी ही निकलेगी, N2 तो निकलनी ही निकलनी है। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ कि वापस ऐसा कुछ बन जाए, तो मैं गटरमैन रिएक्शन यूज़ कर सकता हूँ। गटरमैन रिएक्शन में मैं कॉपर यूज़ कर रहा हूँ
एक्स HCl के साथ में ये गेटरमैन रिएक्शन है, ये गेटरमैन रिएक्शन है अभी जो कर रहा हूँ कॉपर और HCl के साथ में, तो मुझे वापस से हैलाइड मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ हैलाइड मुझे मिल चुका है, क्लोरोबेंजीन, है ना। ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे करा दूँ, KI से करवा दूँ, तब क्या होगा, तब मुझे ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। इसको मैं बोलूँगा क्या, आयोडीन, आयोडोबेंजीन। ठीक है, ये आयोडीन बन चुका है। ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्शन NaBF4 से करा दूँ, NaBF4 से, ठीक है, NaBF4 से करवा दूँ, तो ये क्या करेगा, ये क्या करता है, ये सीधा सीधी सी रिएक्शन फ्लोरीन को वहाँ प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ये फ्लोरीन को वहाँ प्लेस कर देगा, फ्लोरोबेंजीन बनाने में हेल्प करेगा। तो यहाँ देखो सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा, ये बनेगा N2BF4। ठीक है, ठीक है, ये बना N2BF4। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ सीधा सीधा सा हीट करने पे, मैं हीट करूँगा तो फ्लोरीन मिल जाएगा, प्लस मिलेगा BF3। इसको ढंग से लिखता हूँ, ये फ्लोरीन मुझे यहाँ से मिल गया। तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, NaBF4 यूज़ करूँगा तो फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, KI यूज़ करूँगा तो आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। कॉपर HCl, सेंड मेरे का मॉडिफाइड फॉर्म है ये कॉपर HCl वाला जो गेटरमैन है, ये मॉडिफाइड फॉर्म है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा CuCl से। CuH2 सैंड मेयर से क्या मिलेगा, सैंड मेयर से मुझे क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन। इन सभी केसेस में नाइट्रोजन मिल रहा है, सभी केसेस में नाइट्रोजन मिल रहा है। एरो बनाना जरूरी है क्योंकि वो उड़ जाता है, क्या होता है, उड़ जाता है। यहाँ पे हमारी प्रिपरेशन ख़त्म हो जाती है। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो फिर जो फिजिकल स्टेट है इनकी, ये कलरलेस होते हैं, कलर नहीं होता। हाँ, मगर ब्रोमीन और आयोडीन ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हवा के कांटेक्ट में आते ही, एयर के कांटेक्ट में आते ही ऑक्सीडाइज होना शुरू कर देते हैं और ब्राउनिश कलर एक्वायर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ वोलेटिलिटी की, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं इनके वो वोलेटाइल होते हैं, अदरवाइज जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं वो वोलेटाइल नहीं होते। ठीक, और अगर हम बात करें कि रूम स्टेट पे, तो जैसे जैसे कार्बन चेन बड़ी होती जाती है वैसे वैसे गैस से ये लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। ये इनकी फिजिकल स्टेट थी। बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट जो बोर्ड में आता ही है, वो होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, MPBP। अगर मैं MPBP की बात करूँ, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ, तो प्रोपोर्शनलिटी रखती है किससे, मास से। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा या मेल्टिंग पॉइंट होगा। और ये प्रोपोर्शनलिटी रखते हैं किससे, डिग्री से, यानी कि 1 डिग्री हाईएस्ट, 2 डिग्री लोएस्ट और 3 डिग्री टू लोएस्ट MPBP होता है। मास की अगर मैं बात करूँ तो मास में 2 कंसेप्ट आते हैं। देखो मास में कौन से कंसेप्ट आएंगे, कंसेप्ट पहला वाला अगर मैं बात करता हूँ तो वो आता है क्या, कि चेन सेम हो, कार्बन चेन क्या हो, सेम हो, हैलाइड डिफरेंट हो, हैलाइड डिफरेंट होंगे तो क्या होगा, देखो C फ्लोरीन, C क्लोरीन, C ब्रोमीन और C आयोडीन। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उसी का ज़्यादा होगा जिसका मास ज़्यादा होगा। तो कार्बन चेन का मास तो सेम है, फ्लोरीन का मास कम क्लोरीन से, क्लोरीन का मास कम ब्रोमीन से, ब्रोमीन का मास कम आयोडीन से। तो आयोडीन का मास यहाँ ज़्यादा हुआ तो मेल्टिंग पॉइंट भी इनका, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, डिफरेंट
कार्बन चेन डिफरेंट सॉरी सेम हैलाइड, सेम हैलाइड, अच्छा सेम हैलाइड की बात करो तो यहाँ देखो सी 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 एल सी 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 एल, और सी एल की जगह ब्रोमीन ले लेते हैं क्योंकि वो एक जैसा ही कार्बन के जैसा ही लगने लग जाता है। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ ब्रोमीन, ठीक है, ये ब्रोमीन, ठीक है। अब मैं जानता हूँ यहाँ 2 ही कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है, 2 3 और 4 कार्बन। तो मास ऑफ कोर्स 4 कार्बन का ज़्यादा होगा, तो इसीलिए क्या होगा कि जो अपना फ्लो चलेगा वो इस तरीके से इस डायरेक्शन में चलेगा। इसका मास ज़्यादा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। अब हम बात करेंगे सेकंड वाले की डिग्री के बारे में। देखिए मैंने एक कार्बन चेन ऐसे बनाई, ये लगा दिया बी आर, ठीक है। मैं 2 डिग्री बनाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ बनाता हूँ मैं 3 डिग्री। देखिए सी 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 और ये बी आर मैंने बना दिया। यहाँ देखो अगर मैं इसी इसी के कार्बन चेन जैसा एक और ग्रुप बना दूँ नीचे, तो इन दोनों में इंटरेक्शन होगी, इन दोनों चेन में इंटरेक्शन होगी। ये जो बॉन्ड्स मैंने बनाए हैं इन बॉन्ड्स को बोलता हूँ वंडरवॉल बॉन्ड्स। क्या है? वंडरवॉल बॉन्ड्स। जितनी ज़्यादा लंबी चेन होगी उतनी ज़्यादा वंडरवॉल बॉन्ड्स होंगे और उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। क्योंकि एक बॉन्ड तोड़ने में थोड़ा सा इजी रहेगा, 2 बॉन्ड तोड़ने में भी इजी रहेगा, मगर जब बॉन्ड्स मिलियंस ऑफ में हो तो वंडरवॉल बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड की तरह बिहेव करने लग जाते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देना शुरू कर देते हैं। केस 2 देखिए, केस 2 में क्या हो रहा है कि आपने सिर्फ एक ही कार्बन के साथ में बॉन्डिंग बनवाने की कोशिश करी है। यहाँ हल्की सी बॉन्डिंग रहती है, हल्की सी बॉन्डिंग इन 2 कार्बन के बीच में, ठीक है, मगर वो कोई खास नहीं होती, मगर इससे तो कम ही है बॉन्डिंग, इससे तो कम ही है। तो जब बॉन्डिंग कम होगी तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज कम होगा एन से। इस वाली सॉरी इस वाली चेन से। और जब मैं इसकी बात करूं तो देखिए क्या हो रहा है कि मैंने एक कार्बन चेन यहाँ बनाई, ये बनाई, तो यहाँ तो सिर्फ एक ही कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है, ये कोई बॉन्डिंग नहीं एग्जिस्ट कर सकती, ये बॉन्डिंग नहीं एग्जिस्ट कर पाएगी क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, कोई इतना पोलराइजेशन नहीं हो रहा है, तो ये इतना ज़्यादा एग्जिस्टेंस नहीं हो पाएगा। और ये बॉन्ड भी कैसा होगा, वीक होगा। एक ही तो बॉन्ड है, हाथों हाथ टूट जाएगा। कौन सा सिग्मा बॉन्ड है? वंडरवॉल बॉन्ड तो है, मिलियंस ऑफ होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो वो सिग्मा के, वो सारे मिलके सिग्मा की तरह बिहेव करते हैं, मगर ये तो एक ही है, टूट जाएगा हाथों हाथ। तो हम बोल सकते हैं ना कि भाई इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है सबसे लीस्ट आएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सबसे लीस्ट होता है। इसके बाद हम प्रॉपर्टी देखते हैं डेंसिटी की। पहले बात बता दूं मैं कि इनकी जो डेंसिटी होती है वो पानी से बहुत कम होती है, पानी में कोई ये डूबते नहीं है, पानी में फ्लोट करते रहते हैं। मगर जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती रहती है, कार्बन चेन इंक्रीज होती रहेगी, कार्बन इंक्रीज होते रहेंगे, मेल्टिंग डेंसिटी भी इंक्रीज होती रहेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पानी से ज़्यादा डेंसर हो जाएंगे। जो हायर चेन्स हैं, हायर हैलाइड्स हैं, वो पानी से ज़्यादा डेंसर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है सॉल्युबिलिटी। हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे, तो सॉल्युबिलिटी पे आप आ जाते हैं। सॉल्युबिलिटी देखो किस पर डिपेंड करती है। अगर कोई सब्सटेंस ए है और वो वाटर के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है तो उसको वाटर के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तब जाके वो सॉल्युबल होगा, है ना। बॉन्ड तो सभी बनाते हैं, मगर जिसके वीक बॉन्ड होते हैं, जिसके बॉन्ड वीक होंगे वो सॉल्युबल नहीं होंगे, ठीक है। जिसके बॉन्ड स्ट्रांग होंगे वो ही सॉल्युबल होंगे। अब हमारे हैलाइड वाले केस में क्या होता है कि बॉन्ड वीक बन जाते हैं गलती से। कैसे बन जाते हैं? इनमें इतना कोई खास डायपोल डेवलप नहीं हो पाता जितना वाटर के अंदर डायपोल होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि भाई मेरे पास एक हैलोजन है,
क्लोरीन ले लेता हूँ, सी ले लेता हूँ, ठीक है। इसने इंट्रैक्शन करी किससे, हाइड्रोजन से, ये O और ये H। इस बॉन्ड को मैं A मान लेता हूँ, है ना, ये A बॉन्ड है। और यहाँ पे एक और बॉन्ड बनाता हूँ मैं वाटर का, H। ठीक है, अब देखो इस बॉन्ड को मैं B मान लेता हूँ, ठीक है। अब होना क्या चाहिए था कि जब A बॉन्ड ग्रेटर होता B बॉन्ड से तो ये होती सॉल्युबिलिटी, क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती। मगर यहाँ जो केस चल रहा है वो ये केस नहीं है। कौन सा केस है, वो ये केस है, A इज स्मॉलर देन B। जो वाटर वाटर बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू हेलोजन और वाटर बॉन्डिंग, ठीक है। वाटर तो होगा क्या कि ये जो बॉन्ड है वापस टूट के इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी इनकी ना बहुत कम होती है, सॉल्युबिलिटी इतनी नहीं होती। हेलो एरीन्स में भी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, क्यों, क्योंकि उनका जो एरीन्स ग्रुप है, जो बेंजीन ग्रुप है, वो हैवी होता है। जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन पाती है वो बॉन्ड टूट जाता है अपने वेट के कारण, और वहाँ बॉन्डिंग नहीं हो पाती, तो सॉल्युबिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। मैं आपसे बोलूँगा कि स्टेबिलिटी को आप आज के बाद आपको इसी तरीके से देखना है जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। जैसे मैं बात करूँ RF की, तो मैं CF की बात करता हूँ। CF तो आपको मालूम है कि ये भी 2p का है और ये भी 2p का है। तो देखो ओवरलैपिंग कैसी होगी, काफ़ी बढ़िया, बहुत बढ़िया ओवरलैपिंग होगी। मगर बात करूँ 2p और क्लोरीन की, Cl की, ये 3p है, ठीक है। तो ये तो इतना ही रह गया कार्बन तो अपना, मगर 3p कितना हो गया, ये 3p हो गया, ये 2p और ये 3p। बॉन्डिंग ओवरलैपिंग हो पाएगी, अच्छी नहीं हो पाएगी, बॉन्ड ऑर्डर वीक जा रहा है। तीसरा भी देख लेते हैं अपन, ब्रोमीन बात करूँ तो ये 2p और ये 4p, ये 2p है, ब्रोमीन 4p है, तो क्या होगा, ये तो इतना ही रह गया और ये इतना बड़ा। ओवरलैपिंग हो पाएगी, कोई खास ओवरलैपिंग नहीं। बात करते हैं आयोडीन की, ये 2p और ये 5p, क्या केस रहेगा, देखो ये बताओ, इसमें ओवरलैपिंग हो सकती है क्या, बिल्कुल भी ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। तो ये बॉन्ड कैसा होगा, वीक। तो ऑर्डर कैसा चलेगा, ये स्ट्रॉन्गर है, ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, CF स्ट्रॉन्गेस्ट, CCl वीक हो जाएगा, CBr और वीक हो जाएगा, और Ci और ज़्यादा वीक हो जाएगा। ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा। अब बात आता है डायपोल मोमेंट, डायपोल स्टेबिलिटी कैसी होती है, डायपोल्स कैसे बनते हैं। डायपोल के लिए अगर मैं बात करूं तो डायपोल मोमेंट हो कैसे रही है, हम ऑर्डर लिखते हैं RF, है ना, फिर RCl, RBr और RI, ठीक है। अगर आप ये ऑर्डर लिख रहे हो, है ना, अगर आप ये वाला ऑर्डर लिख रहे हो तो आप सरासर गलत हो, ठीक है। ये ऑर्डर काम नहीं करेगा। ऑर्डर कौन सा होता है इसके अंदर होगा RCl, RF, RBr और RI। ये ऑर्डर यहाँ पे काम करता है, ये ऑर्डर सही ऑर्डर है, ठीक है। ये ऑर्डर कैसा है, ये बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर है। ऐसे ही यहाँ पे ये डायपोल मोमेंट आती है, ठीक है। आई थिंक आपको ये फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अपन चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास अवेलेबल है। देखिए यहाँ हम कुछ कंपाउंड देख रहे हैं, यहाँ एक लिस्ट मैंने कंपाउंड की दी हुई है। ये कोई लिस्ट नहीं है, सीधा बताता है कि कौन हमें जब RCl से रिएक्शन करनी है तो किस कंपाउंड से हमें Cl को रिप्लेस करके वो कंपाउंड लिखना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल KOH में मुझे K पॉजिटिव है और OH जो है वो नेगेटिव है, तो इसका जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो होगा OH माइनस, और मैं यहाँ लिख दूंगा कि R में से इस Cl को हटा दो और OH लगा दो, तो मैं लिख दूंगा OH, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो मैं क्या करूँगा कि
ओ आर नेगेटिव है तो मैं करता हूँ आर ओ आर, चलो उसको डैश बना लेते हैं तो आपको एक क्लियरिफिकेशन रहेगा कि कौन सी जगह क्या चीज़ आ रही है। ठीक है, देखिए अब यहाँ ये सी एन तो नेगेटिव है और के पॉजिटिव है, तो हमें मिलता है यहाँ पे सी एन माइनस, ठीक है, और कंपाउंड कौन सा मिलेगा, हमें कंपाउंड मिल जाएगा आर सी एन। ठीक है, NO2 में देखिए ये NO2 नेगेटिव है और ये K पॉजिटिव है, तो यहाँ मिलता है अपन को NO2 नेगेटिव और कंपाउंड मिलता है RON डबल बॉन्ड O, ये वाला कंपाउंड मिलेगा। और हाँ, अब देखना है कि Ag में क्या हुआ। Ag में ट्विस्ट आ जाता है। Ag क्या होता है, देखो Ag कोवेलेंट करेक्टर शो करता है और K जो शो करेगा वो आयनिक करेक्टर शो करेगा, जिसकी वजह से जब मैं Ag की बात करता हूँ तो हमें वापस NO2 ही मिलता है, NO2 ही कंपाउंड मिलेगा। हमें जो ओरिजिनल कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा NO2। ऐसा हो क्यों रहा है, देखो अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो K जो है वो O से बॉन्ड बना रखा है, तो K ने O से जब बॉन्ड बनाया तो वो आयनिक बॉन्ड था, तो वो इजीली डिसोशिएट हो गया। मगर कोवलेंट बॉन्ड, इसमें कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से ओ एजी बॉन्ड जल्दी डिसोशिएट नहीं होगा, और क्या होगा उस केस में नाइट्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे। नाइट्रोजन जब अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो बॉन्ड O से बनवाता है, N से बनवाएगा, और जब के केस आएगा, KNO2 का केस आएगा तो वो बॉन्ड O से बनवाता है। ठीक है, वैसे कि वैसे AgCN में भी क्या होता है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ कि यहाँ मुझे CN नेगेटिव मिलेगा, और यहाँ इसमें एक करेक्शन करता हूँ, यहाँ मुझे C नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ कंपाउंड कौन सा बन के आएगा मेरे लिए, कंपाउंड बन के आएगा RNC आइसोसाइनाइड, कंपाउंड मेरे पास बन के आएगा आइसोसाइनाइड। देखिए कंपाउंड लिखा हुआ है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये टॉप बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, टॉप बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। जब ये टॉप बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की मैं बात करूँ तो देखिए क्या होता है, तो यहाँ सीधा सा एक सिंपल सा फंडा है कि भाई ये H नेसेंट हाइड्रोजन मुझे प्रोवाइड करवाता है, और यहाँ मुझे मिल जाएगा एक हाइड्रोजन मिल जाएगा RH, RCl से क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं RR की बात करूं तो यहाँ मुझे न्यूक्लियोफाइल जो मिलता है वो R माइनस मिलता है, और जो कंपाउंड मेरे पास जो बनेगा वो बनेगा RR, है ना। अगर इसको आप R डैश बोलेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, R डैश में आप इसको लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, कंपाउंड अलग अलग भी हो सकते हैं, चेन्स अलग अलग हो सकती है इस वाले केस में। यहाँ अमोनिया लिखा हुआ है, तो देखिए अमोनिया में क्या हो रहा है कि मेरे पास यहाँ NH3 है, तो H को तो आप मान लीजिए क्या पॉजिटिव, और N को आप मानिए नेगेटिव, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा NH2 और बॉन्ड N से ही बनेगा, और कंपाउंड क्या बन के आएगा RNH2 अमीन बन के आएगा। यहाँ देखिए यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है कि Na पॉजिटिव है, C नेगेटिव है, तो मुझे यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव मिलेगा, और जो मेरा कंपाउंड होगा वो होगा RC ट्रिपल बॉन्ड C। यहाँ एक कंपाउंड में और ऐड करना चाहूँगा, वैसे तो मैं इसको आखिरी में पढ़ाने वाला था, मगर मुझे लगता है कि यहीं पढ़ाना बेटर रहेगा। देखो Mg, अगर मैं उसकी रिएक्शन Mg से करवा दूँ तब क्या होगा, अगर मैं रिएक्शन Mg से करवाता हूँ तब देखो Mg इन दोनों के बीच में जाके बैठ जाएगा। क्या कहाँ बैठ जाएगा, दोनों के बीच में जाके, तो मुझे यहाँ कंपाउंड जो मिलता है वो कंपाउंड मिलता है RMgX, इसे हम बोलते हैं गिग्नार्ड रिएजेंट। साइन नोट करेंगे इसके, R नेगेटिव है, Mg पॉजिटिव है, Mgx पॉजिटिव है, सॉरी Mgx पॉजिटिव है, और इसे हम कहते हैं गिग्नार्ड रिएजेंट। क्या कहेंगे हम इसे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक छोटा सा फंडा बताना चाहूँगा। ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही होती है। किसके प्रेजेंस में होगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अदरवाइज अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी हुआ, अगर थोड़ा सा भी पानी इसके अंदर अवेलेबल हुआ तब क्या होगा, वो देखिए आप, देखिए RMgX प्लस
H2O में देखो दो चीज़ यहाँ पर हमको मिलती है, एक मिलता है H प्लस और एक मिलता है OH माइनस। ठीक है, ये Mg तो प्लस है और तो Mg क्या करेगा, OH माइनस पर अटैक करेगा और H R नेगेटिव था, मैंने साइन बता चुका हूँ, तो R H पर अटैक करता है। तो मुझे यहाँ एक कंपाउंड क्या क्या मिलता है, जो मुझे मिल जाएगा RH प्लस MgOH ये कंपाउंड मुझे यहाँ से अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम इस रिएक्शन में, गिग्नार्ड रिएक्शन में पानी डालने का कभी सोचते भी नहीं है कि हमें इसमें अंदर पानी भी डालना है। मेटल रिएक्शन भी मैं यहीं करवा देता हूँ। ठीक है, जितनी भी मेटल रिएक्शंस हैं मैं यहीं इसको ओवर करूँगा, फिर इसके बाद SN1 SN2 अपने को बचेगा तो वो अपन करेंगे। ठीक है, एक होती है वुड्स रिएक्शन। कौन सी? वुड्स, WURTZ, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, देखो R के पास RCl था, आपने Na से उसकी रिएक्शन कराई तो आपको क्या मिलता है, R प्लस 2NaCl, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, ये वुड्स रिएक्शन, जब अपन R से रिएक्शन करवा रहे हैं RCl से, तो मुझे RR मिल रहा है। ठीक है, छोटी सी रिएक्शन है, 2CCCl प्लस 2Na विल गिव्स CCCC प्लस 2NaCl, ये मुझे यहाँ मिल जाएगा। एक रिएक्शन आती है फिटिंग, FITING, जो शायद डबल टी है इसके अंदर, फिटिंग। तो यहाँ मेरी रिएक्शन देखो क्या होता है, ये Cl था, यहाँ Na था, अब ये फिनाइल ग्रुप दूसरे फिनाइल ग्रुप के साथ मिल जाएगा और हमें क्या बना के दे देगा, बाइफिनाइल बना के दे देता है। ये है फिटिंग। अब आती है एक वुड्स फिटिंग। इसमें N नहीं आता, ING नहीं आता, सिर्फ IG आता है ना। वुड्स फिटिंग में देखो क्या होता है, मैंने एक क्लोरीन यहाँ लिया है ना, और एक ले लिया मैंने RCl, 2 Na लिए है ना। ये सब ड्राई ईथर में हो रही है, ये भी ड्राई ईथर में है, ये भी ड्राई ईथर में है। आप चाहो तो एसीटोन में भी करवा सकते हो। टोल्यूइन मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, टोल्यूइन। आप चाहो तो यहाँ 2 कार्बन की चेन ले लो, तो यहाँ 2 कार्बन की चेन ले लो तो यहाँ 2 कार्बन मिल जाएंगे, 10 कार्बन की चेन ले लो तो यहाँ 10 कार्बन आपको मिल जाएंगे। वुड्स फिटिंग ये देख लीजिए, वुड्स फिटिंग में अपन R यूज़ करते हैं, डबल R बनाएंगे। फिटिंग में अपन बेंजीन कंपाउंड यूज़ करते हैं, डबल बेंजीन बनाएंगे, बाईफिनाइल बनाएंगे। और यहाँ वुड्स फिटिंग में हम बेंजीन कंपाउंड भी यूज़ कर रहे हैं और एल्काइल कंपाउंड भी यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम एक दोनों का मिक्स। इसके बाद जो रिएक्शन आएगी, इसके बाद जो रिएक्शन आती है वो हम रिएक्शन लिखते हैं, इसी से मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। नहीं, वो वुड्स में नहीं आती है, तो हम दूसरी रिएक्शन लिखेंगे। BR करता हूँ, BR से रिएक्शन थोड़ी इजी होती है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ Mg। तो मुझे देखो वापस Mg को कहाँ कहाँ लगा देना है, इन दोनों के बीच में, बेंजीन और Br के बीच में। तो देखो मुझे क्या कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, यहाँ मुझे मिल जाएगा Mg और ये Br, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, फिनाइल यहाँ नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर मैं लिथियम से रिएक्शन करवा दूँ तब क्या होगा, एक मिनट देखते हैं ये स्क्रीन में आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ, इट्स कमिंग इन, है ना, इट्स कमिंग। तो हम दिखा देते हैं यहाँ से, मैंने
ठीक है, यहाँ मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ, थोड़ा साफ साफ हो जाएगा। क्या ये Br है ना, ये Br हो गया। मैंने इसकी Li से रिएक्शन करवाई लिथियम से, तो देखो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलेगा ये का कंपाउंड Li Br, ठीक है। और एक रिएक्शन आती है उल्मान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आएगी? उल्मान रिएक्शन। और अगर मैं उल्मान रिएक्शन की बात करूं तो उल्मान रिएक्शन कुछ ऐसी होती है कि मेरे पास यहाँ आयोडीन है, 2 ये ग्रुप हैं और मेरे पास Cu है, तो मुझे क्या मिलेगा? ये सब ड्राई ईथर में ही हो रही है। कहाँ हो रही है? ड्राई ईथर में, ठीक है। तो मुझे अगेन बाइफिनाइल ग्रुप मिलेगा, प्लस मिलेगा Cl Cu2 I2 Cu2 I2 मुझे यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। ये सारी रिएक्शंस जो हैं, ये यहाँ से तो हम मेटल रिएक्शन यहाँ से हम मेटल रिएक्शन कर रहे हैं और यहाँ तक जा रहे हैं। ये सारी रिएक्शंस मेटल रिएक्शंस में आ रही हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन करिए और देखिए कि कहीं कोई डाउट तो नहीं आ रहा है आपको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक सब मेटल रिएक्शन है। लिख भी देता हूँ, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक ग्रुप्स हैं ये, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट हो तो एज यूजुअल आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नए टॉपिक पे चलते हैं, SN1 SN2 पे। हम बात कर रहे हैं SN1 SN2 रिएक्शंस की। तो देखिए, इसको हम डिवीजन करके ही देखेंगे। सबसे पहले इसके डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम डिफरेंस देखेंगे, उसके बाद जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स देखेंगे। तो SN1 SN2 के डिफरेंसेस मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। ये SN1 मेरा पार्ट है, ये SN2 का पार्ट है। SN1 का देखो ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो 1 है, C2 है। रेट कैसे लिखते हैं इसकी रेट लो लिखते हैं कुछ इस तरीके से, CX, और ये होता है CX और न्यूक्लियोफाइल। तो ये 1 1 2 हो गए और ये 1 1 हो गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल चुकी है। जिसने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नहीं देखा है वो वीडियो लिस्ट में जाए और केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर वापस पढ़ ढंग से पढ़ के इस चीज़ को समझ सकता है, ठीक है। स्टेप्स की बात करूं तो ये 2 स्टेप्स है, ये 1 स्टेप्स है। अगर कार्बो मैं इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है और यहाँ ट्रांजिशन स्टेट होती है, ठीक है। इंटरमीडिएट ये हो गया, ट्रांजिशन स्टेट ये हो गई, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल की अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियोफाइल की, तो उसको वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है और इसको स्ट्रॉन्ग क्यों चाहिए होता है वो अपन अभी बात करेंगे जब अपन रिएक्शन का काम करेंगे। अरे क्या लिख रहा हूँ भाई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है, ठीक है। हिंड्रेंस की बात करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको हिंड्रेंस से, मगर इसको चाहिए होता है लो हिंड्रेंस, इसको चाहिए लो हिंड्रेंस। और अगर मैं डिग्री की बात करूं तो इसको प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। इसको माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये ऑर्डर क्या मांगेगा, ये मांगेगा 3 डिग्री ज़्यादा, 2 डिग्री कम और 1 डिग्री बिल्कुल कम। मगर यहाँ ऑर्डर देकर देखूँ तो 1 डिग्री कम, 1 डिग्री सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री और 3 डिग्री में हाई हाई हिंड्रेंस होने की वजह से, 3 डिग्री में हाई हिंड्रेंस होने की वजह से नो रिएक्शन लिख देता हूँ मैं, नो रिएक्शन। 3 डिग्री में
हाई हिंड्रेंस होने की वजह से नो रिएक्शन हो जाती है, रिएक्शन होती नहीं है इसको, क्योंकि इसको लो हिंड्रेंस चाहिए होती है। जितनी कम हिंड्रेंस होगी उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी SN2 होने की, ना कि SN1 होने की। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान होने चाहिए। हाँ, इसमें एक पॉइंट और है, सॉल्वेंट। इसमें हम प्रोटिक सॉल्वेंट मांगते हैं और इसमें नॉन प्रोटिक, या फिर मैं बोल सकता हूँ अप्रोटिक सॉल्वेंट इसके अंदर चाहिए होता है, जैसे DMSO है ना। ये इस टाइप के सॉल्वेंट हमें चाहिए होते हैं जो H+ ना रिड्यूस करे ना रिलीज करे। अब हम SN1 का कंपेरिजन करेंगे और SN2 का कंपेरिजन करेंगे रिएक्शन में। तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ SN1 और नीचे लिखूंगा SN2। तो देखो SN1 और ये SN2। देखो SN1 में क्या हुआ, मेरे पास एक कंपाउंड था। हाँ, एक पॉइंट और लिखना भूल गया, वो भी लिख देंगे अपन। ठीक है, स्टेप 1 में क्या हो रहा है, स्टेप 1 में मेरे पास ये CX था, तो CX क्या होता है, C पॉजिटिव और X नेगेटिव बनता है। ठीक है, ये RDS भी कहलाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि ये स्लो स्टेप है, ये स्लो स्टेप है। ठीक है, मगर स्टेप 2 में क्या होता है, देखिए आप, स्टेप 1 ये स्टेप 2, सी पॉजिटिव किसी न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में आके, ठीक है, फास्ट रिएक्शन करता है और CNU बना लेता है, न्यूक्लियोफाइल बना लेता है। ठीक है, ये होता है यहाँ पे। अगर देखिए, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज़ करता, मैं क्या करता, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो ये कार्बोकेटाइन बनने देता क्या, नहीं बनने देता। जो अगर मैं यहाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज़ करूँगा तो वो क्या करेगा, वो अब आप देखिए, SN2 लिया मैंने, SN2 लिया, SN2 में देखिए CX न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कर रहा है। तो CX को मैं थोड़ा सा 3D में बनाना चाहूँगा ताकि उसको हम कायरल अकायरल के तौर पे भी देख सकें। जैसे मैंने यहाँ एक कार्बन लगा दिया, यहाँ एक देखिए मैं इसको थोड़ा ढंग से बना देता हूँ, यहाँ कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, और ये भी हाइड्रोजन, और ये X। ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल आया। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल आया। SN2 में क्या होता है, ये बैकवर्ड रिएक्शन करता है। यहाँ हिंड्रेंस कम थी इसलिए यहीं से एंटर करेगा, यहाँ से एंट्री नहीं करेगा क्योंकि कार्बन इसको हिंड्रेंस प्रोवाइड करवा रहा होगा। हाइड्रोजन इतनी हिंड्रेंस प्रोवाइड नहीं करवाते, तो ये एंट्री यहीं से लेगा, ये एंट्री नहीं लेने वाला, तो इस एंट्री को तोड़ दो। इस एंट्री को हमने क्या किया, तोड़ दिया, और ये एंट्री हमने ले ली। होता क्या है ये बैकवर्ड रिएक्शन करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन और ये X, यहाँ पे ये कार्बन ऐसे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इस तरीके से, और ये हाइड्रोजन इस तरीके से। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो इन सबको धक्का दे देगा, जैसे ही यहाँ आएगा तो इन सबको धक्का देते हुए चलेगा और इस तरीके से पीछे की ओर घुमा देगा इन सबको। कुछ टाइम बाद क्या होगा, यही होती है अपनी ट्रांजिशन स्टेज। कुछ टाइम बाद देखो क्या होगा, कुछ टाइम बाद हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा कि CH इस तरीके का हमें कंपाउंड देखने को मिलता है। ठीक है, ये है अपना कौन सा, इन्वर्जन, ये है कौन सा, रिटेंशन। ठीक है, अब SN1 में क्या होता है, SN1 में का टाइप ऑफ कंपाउंड में अगर बात करूं, टाइप ऑफ प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ मुझे रिटेंशन प्लस इन्वर्जन मिलता है। क्या मिला, रिटेंशन प्लस इन्वर्जन, यानी कि फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड। प्लस बैकवर्ड रिएक्शन मिलती है, मगर यहाँ पे सिर्फ इन्वर्जन मिलता है, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं मिलती SN2 में, हमेशा SN2 में बैकवर्ड रिएक्शन मिलती है। SN1 में फॉरवर्ड और बैकवर्ड मिलती है, जिसके अंदर हमें लीवो और डेक्स्ट्रो कंपाउंड मिलते हैं, जिसके भी हम कुछ टाइम में बात भी करेंगे। और ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, रैसेमिक मिक्सचर।
रेसिमिक मिक्सचर होता क्या है? रेसिमिक मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें 50% लीवो हो, 50% डेक्स्ट्रो हो और ऑप्टिकल एक्टिव होते हुए भी प्लेन पोलराइज लाइट को बैंड ना करें, उन्हें हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, अब मैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ये स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे, अगर वो पूछेगा 20 स्टेप्स बताइए कि SN1 को एक्सप्लेन कीजिए, SN2 को एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको इस तरीके से एक्सप्लेनेशन इसका देना पड़ेगा। अगर वो आपसे कुछ मांगता है कि भाई उसके डिफरेंसेस लिखिए, तो ये इस तरीके के डिफरेंसेस आप वहाँ पे लिख के आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसे कहते हैं और क्या क्या चीज़ें, उसके टर्मिनोलॉजीज क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब अपन अभी स्टडी करते हैं। शॉट लेते चलिए, स्क्रीनशॉट लेना बंद मत करिए और कॉपी में नोट डाउन भी करते रहिए। अब देखिए, अपन कायरल कार्बन की बात कर रहे हैं यहाँ। उससे पहले मैं एक प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में बात करना चाहूँगा। मेरे पास एक लाइट सोर्स था। लाइट सोर्स जब मैं ऑन करता हूँ तो वो हर डायरेक्शन में अपनी एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू करता है, यानी कि हर डायरेक्शन में वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको एक निकोल प्रिज्म से पास करता हूँ। ये निकोल प्रिज्म है। ये निकोल प्रिज्म क्या करेगा कि उसको यूनी डायरेक्शन में वाइब्रेट करने को मजबूर कर देगा। तो अब मेरे पास जो लाइट आएगी पास होके, वो यूनी डायरेक्शन होगी, प्लेन पोलराइज होगी, तो बोलूँगा PPL। ठीक है, जब मैं उसको एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से पास करवाता हूँ, अगर लाइट लेफ्ट में बैंड होती है, मैं मान लेता हूँ लेफ्ट पे तो नहीं, क्या कहते हैं अपन, राइट में बैंड होती है ना, कहाँ होती है, राइट में, तो मैं उसको बोलता हूँ डेक्स्ट्रो रोटेटरी, है ना, क्या बोलूँगा, रोटेटरी। ठीक है, इसको D से भी रिप्रेजेंट करते हैं और पॉजिटिव से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मगर प्लेन पोलराइज लाइट PPL ऑप्टिकल सॉल्यूशन में से पास होके लेफ्ट में बैंड हो जाती है। ठीक है, तब ये जो लाइट है, ये इस लाइट को हम कहते हैं, इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं लीवो रोटेटरी। एल छोटे एल से रिप्रेजेंट करते हैं और माइनस से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एक मिक्सचर मैंने अभी आपको बताया था, रेसिमिक मिक्सचर। मान लो कि एक रेसिमिक मिक्सचर मैंने ये लिया, ठीक है, और ये प्लेन पोलराइज लाइट है, ये प्लेन पोलराइज लाइट है और ये रेसिमिक मिक्सचर है। इसमें 50% एल है और 50% डी है। तो ये क्या होगा, ये प्लेन पोलराइज लाइट को बैंड नहीं करेगी। दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, मगर प्लेन पोलराइज लाइट फिर भी बैंड नहीं होगी। कारण यही होगा कि जब लाइट लेफ्ट में थोड़ी सी बेंड करेगी, तो लीवो वाले की वजह से लेफ्ट में बेंड किया, तो डेक्स्ट्रो वाले उसको वापस से राइट में बेंड कर देंगे, और लाइट जो आएगी मेरी आफ्टर ऑल, जो वापस पास होकर जो निकलेगी, वो कैसी मिलेगी, वैसे की वैसी मिलेगी जैसी एंटर की गई थी, यानी कि उसी डायरेक्शन में मोशन करती हुई मिलेगी। तो यहाँ पे लाइट कभी बेंड नहीं होने वाली। एक बात बता दूँ आपको, हाँ, लीवो जो है, लीवो थोड़ा सा ज़्यादा बनता है। अगर मैं SN1 की बात करूं तो अपन बोलते हैं कि SN1 50-50 बन रहा है। SN1 में 50% लीवो, 50% डेक्स्ट्रो, मगर ऐसा नहीं होता। वहाँ पे हल्का सा लीवो थोड़ा ज़्यादा बनता है, 1% 2% लीवो ज़्यादा बनेगा और डेक्स्ट्रो थोड़ा सा कम बनता है। इसके बाद अपन देखेंगे कायरल कार्बन के हाँ, कायरल कार्बन के बारे में आप क्या जानते हैं? जिस कार्बन के चारों साइड्स अलग अलग हों, जैसे HCl और Br। इसके अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं और मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल ना हो, ठीक है, जैसे ये बना। अब H देखिए, H Br पे आ जाएगा और यहाँ, सॉरी मैंने Br लिखना था, Br H पे आ जाता है। इसको उठा के यहाँ रखूँगा तो Br आ रहा है H पे और H आ रहा है Br पे। ठीक है, तो ये सुपर इम्पॉसिबल नहीं है। जिस कार्बन के चारों साइड डिफरेंट हो, जिस कार्बन के चारों साइड डिफरेंट हो, उसे हम कायरल कहते हैं। और अगर उसकी मिरर इमेज ऑप्टिकल नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो तो हम कायरलिटी कहते हैं। अगर मैं यहाँ से हटा के Br लगा दूँ
तो इसे अकायरल कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे अकायरल। अगर चारों साइड डिफरेंट है तो कायरल है। अगर चारों साइड डिफरेंट नहीं है, कोई भी एक साइड मैच हो रही है, तो हम बोलेंगे अकायरल। अब बात आती है कि रैसिमिक में वो क्या बोलते हैं, एनेंटियोमर्स कौन होते हैं? वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जिनकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल ना हो, उन्हें हम एनेंटियोमर कहते हैं। वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जिनकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल ना हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? एनेंटियोमर्स कहेंगे। ये हमें ध्यान रखने वाली चीज़ है, हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। ठीक है, डेफिनेशन आपको जिस भी बुक से मिल जाए, मेरी डेफिनेशन ले लीजिए, बुक की डेफिनेशन ले लीजिए, जहाँ से भी मिले आप इस डेफिनेशन को हमेशा याद करके रखेंगे जब तक आपके बोर्ड खत्म नहीं हो जाते, है ना। केमिस्ट्री का पेपर खत्म नहीं होता तब तक आप इसको याद रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यानी कि इनकी डेफिनेशन कंटिन्यूसली पूछते हुए आते हैं, साल दर साल पूछ ही रहे हैं, तो हम क्यों पीछे हटे हैं याद करने में। ठीक है, अब जो टॉपिक आता है उस टॉपिक को हम बोलते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होता है, पहले आप देखिए एसएन में अपन क्या कर रहे थे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो हम क्या कर रहे थे, RCl में एक्वस KOH, जो अपन ने किया था ना, बोल्ड पूरे लाइन में आया था, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। उसके अंदर क्या कर रहे थे, सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, इस OH को इस Cl से सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, एक को हटा के दूसरे को लगा रहे थे। तो हमें क्या मिल रहा था, हमें मिल रहा था ROH। Cl हट गया था, OH लग चुका था, सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन में क्या होगा कि हम किसी को हटा के किसी को लगाएंगे नहीं, हम उसे हटा ही देंगे। एलिमिनेशन में क्या होगा, हम उसे हटा ही देंगे। कैसे हटाते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस हम उसको हटा सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने लिया C और ये ले लिया मैंने Br। ठीक है, ये Br है। ठीक, एक Br यहाँ, एक कार्बन और यहाँ लगाता हूँ। मैं लेता हूँ यहाँ एल्कोहलिक KOH, स्ट्रॉन्ग बेस लूंगा। ठीक है, क्या होता क्या है कि Br तो K के साथ चला जाता है, तो बना लेता है KBr। ठीक है, Br ने तो क्या बना लिया, KBr। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनता है C पॉजिटिव। इसमें मैं इंक डाल रहा हूँ, इंक खत्म हो गई है। हाँ, देखिए मैंने क्या बनाया, वही कंपाउंड बना लिया, C और ये पॉजिटिव बन चुका है यहाँ पे, ये बन गया पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव बन गया है, तो ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये वाला कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन देगा। जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज आएगा। ये हाइड्रोजन, ये अपन इसको इस हाइड्रोजन को नहीं निकलता, क्योंकि ओरिजिनल में ये हाइड्रोजन नहीं निकलता है, इसके एडजेसेंट वाला हाइड्रोजन निकलता है। ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा। ये वाला जब हाइड्रोजन निकलेगा, बेस के होने से दो केसेस में निकलता है, या तो बेस इसको ले जाए या खुद निकल जाए। तो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन दे के जाता है। तो मुझे क्या कंपाउंड मिलता है, यहाँ मिलता है C। ठीक है, ये मिला, ये पॉजिटिव मिलता है, ये नेगेटिव मिलता है। तो ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हैं, ये पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होते हैं, और हमें जो कंपाउंड देते हैं वो देते हैं C। डबल बॉन्ड, हमें यहाँ डबल बॉन्ड मिल गया। अब बात आती है कि डबल बॉन्ड इस साइड ही क्यों लगा, इस साइड क्यों नहीं लगा? बनने में तो ये भी बन सकता था, ये भी बन सकता था, तो ये ही क्यों बना? इसके लिए हम फॉलो करते हैं सिट्ज़ेफ रूल को। सिट्ज़ेफ रूल मार्कोनी रूल जैसा ही है। हम बोलते थे मार्कोनी में कि न्यूक्लियोफाइल को वहाँ लगाओ जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो, तो सीधा सा इसको भी वैसा ही कर लो, डबल बॉन्ड को वहीं लगाओ जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो। तो मैं नंबर ऑफ कार्बन गिन लेता हूँ, यहाँ इस कार्बन और इस कार्बन को देख लेता हूँ। इस साइड जाऊँगा तो मुझे 2 कार्बन मिल रहे हैं,
और इस साइड जाऊंगा तो एक कार्बन मिल रहे हैं। तो ज़्यादा कार्बन किस साइड मिल रहे हैं मुझे, इस साइड। तो क्या होगा, ये इस साइड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज बनता है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, उसको स्टेबल होने के लिए ज़्यादा प्लस इफेक्ट चाहिए होता है। तो यहाँ प्लस इफेक्ट अच्छा मिल रहा था, इसलिए ये पीछे की ओर शिफ्ट हुआ, जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन थे, इजीली बैलेंस हो गया, इजीली स्टेबलाइज हो गया। ठीक है, ये काम होता है एलिमिनेशन में। हम एलिमिनेशन में क्या करते हैं, डबल बॉन्ड क्रिएट करते हैं, इन कंपाउंड क्रिएट करते हैं, और सब्स्टिट्यूशन में अपन क्या करते हैं, एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उसको हटा के उसकी जगह दूसरे ग्रुप को रख देते हैं, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रख देते हैं। अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो जो हमें बताता है कि अगर कोई बेंजीन पे हम इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करवाते हैं तो कौन सी चीज़ कहाँ पे जाके उसमें लग सकती है। उससे पहले हम समझना चाहेंगे कि बेंजीन की, अगर मैं कोई हाईलाइट लगा दूं बेंजीन पे, तो उसकी रेजोनेंस कैसे चलती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ रेजोनेंस। अच्छा, मेरे को पहले पेन चेंज करना पड़ेगा, एक सेकंड दीजिए। ये Cl मैं मान लेता हूँ, Cl के पास यहाँ लोन पेयर थे। तो Cl क्या करता है भाई, बेंजीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, वो क्या करता है, रेजोनेंस की हेल्प से इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर शो करेगा। कैसे शो करेगा कि ये इस कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। कैसे भाई, यहाँ इसके पास लोन पेयर है, तो बेंजीन क्या करता है कि इसके लोन पेयर अपने पास खींच लेगा। जैसे ही अपने पास खींचेगा तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, यहाँ जैसे डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा तो इस वाले लोन पेयर पे फोर्स पड़ेगा। तो ये लोन पेयर क्या करता है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ शिफ्ट हो गया। अब मैं बीच की इंटरमीडिएट स्टेट बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, बीच की इंटरमीडिएट स्टेट। अब देखिए यहाँ पे पहले जो क्लोरीन है उसके पास 3 लोन पेयर थे, अब यहाँ सिर्फ 2 लोन पेयर बचे हुए हैं। एक जो लोन पेयर था वो बॉन्ड पेयर बन चुका है, और यहाँ जो बॉन्ड पेयर था वो यहाँ कंसंट्रेट हो चुका है नेगेटिव में। ठीक है, ये क्या करता है, ये इधर शिफ्ट होता है, तो ये बना देगा यहाँ बॉन्ड पेयर। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको इधर शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ एक नेगेटिव साइन आया मेरे पास, और ये डबल बॉन्ड Cl का प्लस के साइन के साथ ये चल रहा है, यहाँ नेगेटिव हो चुका है, यहाँ ये है। अभी देखिए ये नेगेटिव क्या करता है कि ये तो अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्टिंग करेगा। जब ये यहाँ शिफ्टिंग करेगा तो होता क्या है कि यहाँ ये इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर बढ़ जाएगी, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, वापस यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, जिसमें हम बोलेंगे ये नेगेटिव हो चुका है, यहाँ एक बॉन्ड है, यहाँ एक बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड तो चल ही रहा है क्लोरीन के साथ में। ठीक है, ठीक। अब देखिए ये जो नेगेटिव साइन है, ये इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पे आगे फॉरवर्ड मूव करवा देगा, जिसकी वजह से यहाँ एक लोन पेयर क्रिएट होगा, और यहाँ जब ये जो लोन पेयर है, ये जैसे ही लोन पेयर यहाँ क्रिएट होगा ना, पाई बॉन्ड जैसे ही यहाँ क्रिएट होगा, वैसे ही क्या होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है, ऊपर वाला क्लोरीन वाला जो पाई बॉन्ड है, वो वापस से शिफ्ट हो जाएगा क्लोरीन के पास में। तो यहाँ से तो मैं पाई बॉन्ड हटा दूंगा, क्लोरीन से पॉजिटिव साइन भी हट चुका है और लोन पेयर भी लग चुका है। तो मैं मेरे लोन पेयर क्या हो चुके हैं, एक तरीके से मिरर इमेज बन चुके हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कहाँ थे, यहाँ इस कार्बन और ऐसे थे, और इसके अब देखिए बिल्कुल मिरर इमेज बन चुकी है। याद रखिएगा ये सारे स्टेट इक्विलिब्रियम में होते हैं, आगे और पीछे ये चलते रहते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। हमने एक चीज क्या देखी, अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना दूं, क्या बना दूं, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो मैं क्या देखता हूं, क्लोरीन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ डेल्टा नेगेटिव। इस पोजीशन को जहाँ पे अपना कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन पे, तो हम उसे पैरा कहते हैं। उसके ठीक सामने वाली पोजीशन को भी हम पैरा बोलेंगे। ठीक है, अब पैरा के अगर मैं फंक्शनल ग्रुप के पास वाला जो कार्बन है, उसके आसपास जो एडजेसेंट कार्बन होंगे, उनको मैं ऑर्थो बोलूँगा।
ठीक है, और उसके नीचे जो कार्बन होंगे उसको मैं बोलूँगा मेटा, एम से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब आपको मालूम चल चुका है कि कौन ऑर्थो है, कौन पैरा है और कौन मेटा है। ठीक है, अब जब भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, कोई मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो वो कहाँ अटैक करना प्रेफर करेगा, यहाँ मेटा पे, जहाँ पे कोई चार्ज नहीं आया है। ठीक है, मेटा पे कोई चार्ज नहीं था नेगेटिव, तो वो नेगेटिव को ढूंढेगा या पॉजिटिव को ढूंढेगा या न्यूट्रल को ढूंढेगा। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव होता है तो वो यहाँ तो नहीं आना प्रेफर करेगा, वो आएगा कहाँ, यहाँ पे, और कहाँ आएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो वो यहाँ यहाँ आके क्या करेगा, बॉन्डिंग बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ अवेलेबल है, यहाँ, यहाँ और यहाँ, दोनों ऑर्थो पे और एक बॉटम पैरा पे अवेलेबल है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि ये ब्रोमिनेशन कैसे हो सकता है, क्लोरीनेशन कैसे हो सकता है, ये सारी रिएक्शंस हम यहाँ पे चेक करने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। अगर मेरे पास एक बेंजीन है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन में ले लेता हूँ, क्लोरोबेंजीन से मैं रिएक्शन कराता हूँ Cl2 की इन विद प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या फिर FeCl3, तो मुझे देखिए क्या मिलता है। इसे मैं कहूँगा, इसका नाम होगा कौन सा, इसका नाम जो रहेगा वो ऑर्थोक्लोरो रहेगा, ऑर्थोक्लोरो क्लोरोबेंजीन, है ना। यानी कि क्लोरीन जो था वो कहाँ लगेगा, ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ कहाँ लगेगा, पैरा पोजीशन पे। ठीक है, अगर मेरे पास ये वाला ग्रुप है, ठीक है, और मैं इसकी रिएक्शन CH3Cl और AlCl3 से, यानी कि मैं फिडल क्राफ्ट रिएक्शन शुरू कर रहा हूँ। यहाँ से मैं कौन सी रिएक्शन शुरू करूँगा, फिडल क्राफ्ट। ठीक है, जब जहाँ जहाँ AlCl3 आता है वहाँ फिडल क्राफ्ट हो जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक लुईस एसिड है, ये क्या करता है, इसके पास तो पूरे बॉन्ड कंप्लीट नहीं है, जैसे अपन ने पहले बात की थी, AlCl3 के पास पूरे बॉन्ड्स कंप्लीट नहीं होते हैं। इसके पास अगर मैं देखूँ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6, तो मुझे कितने चाहिए होते हैं ऑक्टेट के हिसाब से, 8। तो क्या करेगा, क्लोरीन के लोन पे ले लेता है, क्लोरीन को बना देगा पॉजिटिव। जब क्लोरीन पॉजिटिव बन जाएगा तो क्लोरीन क्या करेगा, भाई इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया क्लोरीन ने, तो क्लोरीन पॉजिटिव बना। जब क्लोरीन पॉजिटिव बना तो ये बॉन्ड पेयर ले गया, जब ये बॉन्ड पेयर लेके जाएगा तो हमें मिलेगा CH3+। इसको बोलते हैं अल्काइलेशन। इस रिएक्शन को मैं क्या बोलूँगा, अल्काइलेशन। इस रिएक्शन को क्या बोलूँगा, क्लोरीनेशन। यहाँ ब्रोमीन होता तो ब्रोमिनेशन, फ्लोरीन होता तो फ्लोरीनेशन, और अगर आयोडीन होता तो आयोडोनेशन में बोलता है इसको। यहाँ देखो क्या बना, मेरे को इलेक्ट्रोफाइल क्या मिला, CH3, मेरे को इलेक्ट्रोफाइल क्या मिला, CH3+। तो मैं यहाँ CH3+ इसको ऐसे लगा दूंगा, ये तो Cl हो गया, एक CH3 में यहाँ लगा दूंगा, ये Cl हुआ, और एक CH3 मैंने यहाँ लगा दिया, ये ऑर्थो और ये पैरा पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, एक रिएक्शन मैं और करता हूँ, यहाँ मैंने Cl लिया और यहाँ मैंने क्या लिया, CH3C डबल बॉन्ड हो Cl, है ना, और AlCl3। ठीक है, ये ले लिया। अगेन क्या होगा, Cl इससे बॉन्ड बनाएगा, पॉजिटिव होगा, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बन के ये क्या दे देगा, CH3C डबल बॉन्ड हो पॉजिटिव। तो यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होगा अब वो ये होगा। ठीक है, इस रिएक्शन को कहते हैं असाइलेशन, ACY। और ये अल्काइल, अल्काइल ग्रुप होता है ना, ये अल्काइल ग्रुप, इसको कहेंगे अल्काइलेशन, उसे कहेंगे असाइलेशन। तो मुझे देखो ये ग्रुप कहाँ मिल जाएगा, एक ऑर्थो पे लगा दूंगा और एक पैरा पे लगा दूंगा। हाँ, अब तो हमारे पास अब यहाँ 3 रिएक्शंस हो चुकी हैं।
तो इन 3 रिएक्शंस में से हम देखते हैं कि कौन मेजर बनेगा कौन माइनर बनेगा। देखिए हर केस में अगर ऐसा कोई ग्रुप होता है तो हर केस में मुझे पैरा हमेशा मेजर मिलता है। क्यों? क्योंकि पैरा पे हिंड्रेंस कम से कम होती है, पैरा पे हिंड्रेंस कम से कम है तो मुझे पैरा हमेशा मेजर मिलेगा। तो ये मेजर होगा इसके अंदर, ये भी मेजर होगा और ये भी मेजर ही होगा। ठीक है, ये सारे मुझे मेजर मिलेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं कुछ और रिएक्शंस बाकी हैं, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास ऐसा कोई रिएक्शन आए, इसे इसे भी हम असाइलेशन ही कहेंगे। तो देखिए इसे कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्या कहेंगे इसे? एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड क्या करता है, यहां से बॉन्ड तोड़ लेता है। तो ये जो ग्रुप है ये तो अपना क्या बन जाता है, ई पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, और ये ग्रुप क्या बन जाता है, एसिड। कौन सा? एसिटिक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये बन जाएगा एसिटिक एसिड, ये बन जाएगा अपना इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? अगेन कहाँ अटैक करेगा? एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे अटैक कर देगा। देखिए क्या क्या बना। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। मेजर कौन होगा? ऑफ कोर्स पैरा वाला मेजर होगा, तो हम इसी को मेजर मानेंगे। ठीक है, तो इसमें मेजर कौन होगा? मेजर यही वाला होगा। ठीक है, इसके बाद आती है सल्फोनेशन और अपना नाइट्रेशन। दोनों रिएक्शंस को हम अभी चेक कर लेते हैं। देखो जब हम HNO3 यूज करें, है ना, कौन सा? कंसंट्रेटेड, और वापस साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 भी यूज करते हैं, तब देखो हमें क्या मिलता है। हमें मिलेगा NO2 NO2 नाइट्रो ग्रुप मिलता है हमें। कहाँ मिलेगा? ऑर्थो पे, पैरा पे। मेजर कौन? पैरा मेजर, ये मेजर हो जाएगा मेरा। ठीक है, अगर मैं ये रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कर दूं, तो मैं इसे बोलता हूं सल्फोनेशन। क्या बोलूंगा? सल्फोनेशन। अगर H2SO4 के साथ कर रहे हैं तो सल्फोनेशन। ठीक है, तो मुझे क्या मिलता है? ठीक है, ये ऑर्थो ग्रुप, ये पैरा ग्रुप। मेजर कौन होगा? यही होगा, पैरा ही मेजर होगा। इस केस में भी पैरा मेजर ही है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि जब भी क्लोरोबेंजीन ले लो, ब्रोमोबेंजीन ले लो या आइडोबेंजीन ले लो, कोई से भी ऐसा ग्रुप होंगे बेंजीन के और उनकी ऐसी रिएक्शन करवाते हैं अपन, तो हमेशा पैरा ही मेजर होते हैं। एक ट्रिक और बता देता हूँ, अगर यहाँ पे मैं अल्कोहल ले लूँ, मैं यहाँ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और क्या ले सकता हूँ, हाँ NH2 के केस में तो कुछ अलग चीज़ हो जाती है, वो अपन वहीं डिस्कस करेंगे। मगर जब मैं ये ग्रुप लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ब्रोमीन ले लेता हूँ, आयोडीन ले लेता हूँ और OH ग्रुप ले लेता हूँ, या फिर हाँ यही ग्रुप हैं, यही ग्रुप ले लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलते हैं? ऑर्थो पैरा ही मेजर मिलते हैं। ठीक है, ये चीज़ अपने को क्लियर होनी चाहिए। बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं। आई होप आपको सारी रिएक्शंस और पूरा चैप्टर अब समझ में आ गया होगा। मैं
अगर आपको ये पसंद आया है वीडियो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।